इसी चैप्टर में मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में आपको याद होगा हमने एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइटर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है और हेवियर न्यूक्लियाई यानी यूरेनियम के करीब करीब जो न्यूक्लियाई है ये भी अनस्टेबल है। आयरन मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा है, और आयरन के करीब करीब वाले जो न्यूक्लियाई है ये भी कंपैरेटिवली स्टेबल है। फिर मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि जब हेवियर न्यूक्लियाई यानी यूरेनियम वगैरह ये टूटते हैं यानी ब्रेक होते हैं तो ये कंपैरेटिवली लाइटर और स्टेबल न्यूक्लियाई हमें आउटपुट पर देते हैं। यानी जो आउटपुट पर हमें न्यूक्लियाई मिलेंगे उनका ताल्लुक बाइंडिंग एनर्जी कर्व के दरमियान वाले रीजन में होगा। सबसे पहले ये डिस्कवरी की थी दो साइंटिस्ट ने, जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे, ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन। इन दोनों ने एक बड़ा मजे का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जिसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया। आज यही हमारा टॉपिक है, चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 13, और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। इन दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर यूरेनियम का 235 आइसोटोप इसके साथ अगर स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार किया जाए, यानी स्लो न्यूट्रॉन से मेरी मुराद है ऐसा न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी तकरीबन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, ऐसे न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन भी कहते हैं और इसे थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 आइसोटोप के साथ स्ट्राइक किया जाए, यानी स्लो न्यूट्रॉन को उसके ऊपर बम्बार किया जाए, तो आउटपुट पर हमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं। यानी यूरेनियम टूट जाता है, दो छोटे न्यूक्लियाई में कंपैरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, जिनमें से एक है बेरियम और दूसरा है क्रिप्टॉन। आपको बेरियम का भी चार्ज नंबर और मास नंबर नजर आ रहा है और क्रिप्टॉन का भी चार्ज नंबर और मास नंबर नजर आ रहा है। और ये दोनों जो आउटपुट पे न्यूक्लियाई हमें मिले हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई याद रखें बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, जो इससे पहले मैं आपको दिखा रहा था, जो अभी दोबारा आप देख सकते हैं, यहां आयरन के करीब करीब रीजन में लाई करते हैं, यानी कंपैरेटिवली स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम। तो ये है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि फिशन रिएक्शन में होता क्या है, हैवी न्यूक्लियाई कंपैरेटिवली लाइटर और स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। और एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, जो रिएक्शन जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, इसमें आउटपुट पर ऑन द एवरेज हमें 3 मजीद न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं। तो ये है फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया। अब आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इस रिएक्शन में सिर्फ हमें बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन ही नहीं मिलते, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमें इस एक रिएक्शन से एनर्जी मिलती है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है एनर्जी की। आगे चल के इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इस रिएक्शन की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, यहां मैं हेडिंग लिख देता हूं, फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235। सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिखा देता हूं, इक्वेशन जिसमें एक न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम 235 के साथ मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी रिएक्टेंट्स की जगह पर, और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, प्लस कैपिटल क्यू यहां पर आपको लिखा नजर आ रहा है। ये कैपिटल क्यू जो है ये एनर्जी को जाहिर करता है, यानी आउटपुट पर प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हमें काफ़ी सारी एनर्जी मिल रही है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था तकरीबन कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं अभी कैलकुलेट करता हूं। तो ये तो था एक रिएक्शन, लेकिन थोड़ा स्कीमेटिकली हम देख लेते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस के अंदर घुसे और न्यूक्लियर लेवल पे जाके झांकें तो अंदर हो क्या रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम एनिमेशन में आपको समझा देता हूं। देखिए, वहां से एक न्यूट्रॉन आया, स्लो न्यूट्रॉन, जिसकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तकरीबन, और ये यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक किया। जैसे ही यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ ये मिला, एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया जिसे हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। और इस यूरेनियम के कंपाउंड न्यूक्लियस का जो मास है, आप गौर करें कितना हो चुका है, 236।
क्योंकि पहले इसका 235 था, एक न्यूट्रॉन और मिल गया तो ये बन गया 236। अब होता क्या, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये नहीं कि घंटों टाइम लग जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये पहले डंबल शेप में अपनी शक्ल बनाता है, डंबल शेप की शक्ल बनाता है, उसके बाद ये दो छोटे न्यूक्लियाई यानी बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड हो जाता है, और साथ ही आप गौर करें 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स भी हमें मिल रहे हैं, 3 इजाफी न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे हैं। तो ये है एक फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम, जिसकी एक स्केमेटिक डायग्राम मैंने आपको एनिमेशन में थोड़ी सी दिखा दी। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड पे आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और ये देखते हैं कि एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, जो इससे पहले रफली मैंने आपको बताई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इनमें से किस तरफ मैस कम है। जरा गौर करें, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में बताया था कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन थोड़ी है और बेरियम और क्रिप्टॉन की मिलाकर अगर मैं देखूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम के मुकाबले में बहुत ज्यादा है बेरियम और क्रिप्टॉन की। अगर बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम थोड़ा सा रफली थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो हमें पता चलता है कि बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तकरीबन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, लेकिन यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन 7.7 या 7.6 इसके आसपास होती है। तो अगर मैं ये देखूं कि देखिए प्रोडक्ट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये तो ज्यादा है, तो मुझे ये बताएं मैस किस तरफ कम होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है कि उस साइड पे मैस कम है। ये हमने मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में पढ़ा था। जरा गौर करें, इमेजिन करें इस साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे मैस में कमी आ गई है और मैस में जो कमी आई है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुई है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुई है। इसीलिए प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब इनको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी रिलीज हुई है। तो मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं कि एक तो मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूं कि प्रोडक्ट वाली साइड पे मैस कम है, या दूसरे अल्फाज में प्रोडक्ट वाली साइड पे जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा होने का मतलब क्या है, या स्टेबिलिटी ज्यादा कब आती है, जब मैस में ज्यादा कमी आए। तो मैं इसी पॉइंट को दो अंदाज में बता सकता हूं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैस रिएक्टेंट्स यानी यूरेनियम के मुकाबले में कम है, या दूसरे अल्फाज में प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट यानी यूरेनियम के मुकाबले में ज्यादा है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मुताबिक बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन 8.5 और यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन 7.6 पर न्यूक्लियॉन होती है। याद रखें, जो ये कर्व है ये हमें पर न्यूक्लियॉन वैल्यू बता रही है। मैं अभी आपको बताता हूं कि पर न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है। देखिए 8.5 में से 7.6 को माइनस करें तो आंसर तकरीबन कितना आएगा, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, यानी हमें आउटपुट पे इतनी एनर्जी मिली है एक न्यूक्लियॉन के कोरस्पॉन्डिंग। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, यूरेनियम के साथ जब न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया तो आउटपुट पे बेरियम और क्रिप्टॉन जो बने इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि पर न्यूक्लियॉन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई है। सही है। अब इनको दोबारा अनस्टेबल करने के लिए या तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी पर न्यूक्लियॉन। मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूं, पर न्यूक्लियॉन, इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताने लगा हूं। जरा गौर करें, मैं दोबारा आपको वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व दिखा रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में वाई एक्सिस पे हमने सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिखी थी, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिखी थी। यानी किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को उसके न्यूक्लियॉन नंबर यानी मैस नंबर से डिवाइड करके लिखा था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के
रिएक्शन में, फिशन रिएक्शन में मैं पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें आउटपुट पे मिल रही है, जो एनर्जी रिलीज हुई है। तो अगर पर न्यूक्लियॉन 0.9 है तो पूरे यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से हमें कितनी मिली है? ये तो एक न्यूक्लियॉन की है, यानी आप यूं समझ लें कि यूरेनियम के 235 जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई कह रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स हैं, उनमें से एक न्यूक्लियॉन के हिस्से में हमें आउटपुट पे कितनी एनर्जी मिल रही है? दैट इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल 235 न्यूक्लियॉन्स के हिस्से की टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, यानी पूरे यूरेनियम के न्यूक्लियस की मदद से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, उसके लिए हमें 235 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.9 से, और इसका आंसर तकरीबन 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे यूरेनियम के न्यूक्लियस की मदद से फिशन रिएक्शन करवाकर हमें आउटपुट पे बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स के साथ साथ एक पूरे यूरेनियम के न्यूक्लियस की मदद से 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। इसे ही पहले, थोड़ी देर पहले मैं अप्रॉक्सीमेटली 200 कह रहा था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपने MCQ वगैरह में लिखनी है वो कितनी है? 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेक्चर के इस पार्ट में हमने ये देख लिया कि फिशन रिएक्शन होता कैसे है, उसको थोड़ा स्केमेटिकली हमने देख लिया, फिर हमने इसकी एक इक्वेशन भी देखी, फिर हमने इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमने वैल्यू भी निकाली कि एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से हमें 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। अब एक और छोटी सी बात है, एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि फिशन रिएक्शन में हमें आउटपुट पर, यूरेनियम 235 की फिशन में आउटपुट पर हमें सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिले। हमें आउटपुट पर बाइंडिंग एनर्जी कर्व में स्टेबल रीजन में कुछ और न्यूक्लियाई भी मिल सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन यहां पर आप देख सकते हैं कि उसी तरह का लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जा रहा है यूरेनियम 235 पे, लेकिन आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? टिन और मॉलिब्डेनम, ये हमें आउटपुट पे मिल रहा है विद द एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स ऑन द एवरेज, प्लस क्यू का मतलब क्या है कि आउटपुट पे जो एनर्जी हमें मिली है। अब यहां भी क्यू की वैल्यू, यानी आउटपुट पे जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के डिफरेंस से। रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी पर न्यूक्लियॉन, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, जो डिफरेंस है वही एनर्जी हमें आउटपुट पे मिली है। इसी तरह एक और रिएक्शन आप सामने देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ मिल रहा है और आउटपुट पे हमें ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम मिल रहे हैं विद द एमिशन ऑफ ऑन द एवरेज 2 न्यूट्रॉन्स प्लस कैपिटल क्यू का यहां भी वही मतलब है, एनर्जी रिलीज्ड, जो हमें इस रिएक्शन में एनर्जी मिल रही है। तो ये था यूरेनियम के लिए फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। फिशन रिएक्शन किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सबसे पहले, वो भी हमने देख लिया। फिशन रिएक्शन कैसे हम लिखते हैं वो भी हमने देख लिया। तो लेक्चर के इस पार्ट में हमने सिर्फ फिशन रिएक्शन देखना था। अब लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने लगा हूं फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा एक छोटी सी बात मैं आपको थोड़ा पहले स्कीमेटिकली थोड़ा सा बता दूं कि फिशन चेन रिएक्शन का मतलब क्या है। देखिए, फर्ज कर लें वहां से एक न्यूट्रॉन आया, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ इसने स्ट्राइक किया। आपको फर्ज कर लें बेरियम और क्रिप्टॉन मिले, 2 छोटे न्यूक्लियाई, और ऑन द एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स मिले। अगर यही 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम के न्यूक्लियाई की मजीद फिशन करवा दें, यानी 3 न्यूट्रॉन्स है ना, अब इनके आगे फर्ज कर लें 3 यूरेनियम के न्यूक्लियाई मजीद मौजूद है। अब ये तीनों न्यूट्रॉन्स तीनों न्यूक्लियाई की मजीद फिशन करेंगे, यानी जो नए यूरेनियम के न्यूक्लियाई इनके सामने आए हैं उनकी फिर फिशन करेंगे। दोबारा बेरियम और क्रिप्टॉन मिलेंगे, तीनों यूरेनियम के न्यूक्लियाई से बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, और मजीद 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। और अगर ये मजीद जो 3 न्यूट्रॉन्स मिले हैं ये मजीद यूरेनियम के नए न्यूक्लियाई की फिर फिशन करवा दे, तो ये काम चलता जाएगा और
इसे ही कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। यानी आप यूं समझ लें कि हमारे पास पहले यूरेनियम के न्यूक्लियस से एनर्जी आई तकरीबन 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले तीनों यूरेनियम के न्यूक्लियाई से मजीद इतनी एनर्जी ही आएगी। उसके बाद अगले मजीद जो यूरेनियम के न्यूक्लियाई है उनसे दोबारा इतनी ही एनर्जी आएगी। तो आप इमेजिन करें कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। आप यूं समझ लें कि एक आग का समंदर है और वो आगे चलता जा रहा है, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब मैं यहां पर कुछ थोड़ा सा मजीद डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये जो फिशन चेन रिएक्शन है इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे चला सकते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है या इसको कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है। सबसे पहले इमेजिन करें, मैं आपको यहां पर कुछ थोड़ा सा आइडिया देता हूं, कुछ थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तो डायग्राम की मदद से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर ले हमारे पास जो यूरेनियम है यानी जो फ्यूल है जिसकी हमने फिशन करवानी है वो एक बारीक शीट की फॉर्म में है। आप इस शीट के ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार करते हैं, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस की फिशन हो गई और आउटपुट पे बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा 3 न्यूट्रॉन्स मिलने हैं ना। तो फर्ज कर लें ये तीनों न्यूट्रॉन्स चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं, यानी इनमें से कोई भी फर्दर न्यूट्रॉन मजीद फिशन नहीं करता। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे जी ये फिशन रिएक्शन तो होकर रुक गया है, यानी ये चेन रिएक्शन कैरी ऑन नहीं कर सका। बिल्कुल। लेकिन फर्ज कर लें अगर मेरे पास यूरेनियम का जो सैंपल है यानी जो फ्यूल है जिसकी हम फिशन करवा रहे हैं उसकी थोड़ी सी शक्ल हम कुछ ऐसी कर लें कि उसको फर्ज कर लें जैसे ये यू शेप में आपको यहां पर एक नजर आ रहा है यूरेनियम का सैंपल। इसके ऊपर हम एक बम्बारमेंट करते हैं स्लो न्यूट्रॉन की और वहां पर एक यूरेनियम के न्यूक्लियस ने फर्ज कर लें फिशन किया और 3 न्यूट्रॉन्स मिले। इन तीनों में से 2 न्यूट्रॉन फर्ज कर लें स्कैटर हो गए यानी जाया हो गए, लेकिन एक न्यूट्रॉन दोबारा कैप्चर हो गया यानी दोबारा एब्जॉर्ब हो गया इसी यूरेनियम के मास के अंदर। तो जारी बात है ये न्यूट्रॉन दोबारा फिशन कर लेगा और फिर 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। और अगर इन 3 न्यूट्रॉन्स में से भी अगर मैं बाकी 2 को स्कैटर करवा दूं यानी जाया करवा दूं किसी भी तरीके से, उनको हम किसी दूसरे मीडियम में जैसे बोरॉन और कैडमियम के रॉड्स हम यूज करते हैं अमूमन, उनमें एब्जॉर्ब करवा लें या उनको किसी भी तरह स्कैटर करवा दें, उनको हम जाया करवा दें और 3 में से सिर्फ एक फर्दर न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करने में कामयाब हो, तो ऐसा जो चेन रिएक्शन है हम कह सकते हैं कि ये चेन रिएक्शन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि बार बार एक ही न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के न्यूक्लियस की फिशन कर रहा है। तो इसका मतलब है इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। हम इसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां मैंने एक हेडिंग आपको दिखा भी दी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन फर्ज कर लें मेरे पास यूरेनियम का जो मास है यानी जो फ्यूल है वो एक बहुत बड़े स्फीयर की शक्ल में है। अब एक न्यूट्रॉन इसके अंदर जब आया उसने फिशन की किसी यूरेनियम के न्यूक्लियस की, तो वहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकले, फर्ज कर लें उन तीनों न्यूट्रॉन्स को इसी यूरेनियम के एक बहुत बड़े स्फीयर ने कैप्चर कर लिया और फर्दर फिशन करवा ली। यानी कोई भी न्यूट्रॉन जाया नहीं हुआ, तीनों न्यूट्रॉन्स ने फर्दर फिशन में अपना रोल प्ले किया। इस तरह तो वो एवालांच एक बढ़ता हुआ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने इसी लेक्चर के शुरू में आपको बताया फिशन चेन रिएक्शन में। ऐसे फिशन चेन रिएक्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंगली चल रहा है यानी एक्सेलरेट कर रहा है। आप यूं समझ लीजिए मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और याद रखें एटम बॉम्ब का वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है। इसका मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक फिशन रिएक्शन है जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था, फिशन चेन रिएक्शन, दिस इज अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन।
यानी इस फिशन चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और एटम बॉम्ब का वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है। इसीलिए एटम बॉम्ब जब चलता है, खुदा ना खास्ता, हिरोशिमा और नागासाकी की एग्जाम्पल हमारे सामने है, अगर ये चल जाए तो इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। अब यूं समझ लें कि एक आग का, फायर का एक सैलाब है जो चलता जा रहा है और सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, मेल्ट करता जा रहा है। इतनी हीट एनर्जी पैदा हो जाती है कि आम ह्यूमन बीइंग इवेपोरेट करना शुरू कर देंगे, मेल्ट हो जाएंगे, बिल्डिंग्स का बुरा हाल हो जाएगा, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम बॉम्ब कितनी खतरनाक चीज़ है। अच्छा, इसमें मज़ीद डिस्कशन तो मैंने सारी कर ली कि फिशन चेन रिएक्शन बंद कैसे होता है। जब आप किसी भी न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन के लिए यूज़ ना करवाएं तो फिशन चेन रिएक्शन बंद हो जाता है, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी। फिशन चेन रिएक्शन यूनिफॉर्म स्पीड से कब चलता है? जब एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन के लिए यूज़ किया जाए, बाकियों को ज़ाया कर दिया जाए या एब्जॉर्ब करवा लिया जाए किसी और मीडियम में। और तीसरा फिशन चेन रिएक्शन जो बढ़ता चला जाता है, जो एक्सेलरेट करता है, जो एटम बॉम्ब का वर्किंग प्रिंसिपल है, उसमें क्या था कि तीनों के तीनों न्यूट्रॉन फर्दर फिशन में अपना रोल प्ले करते जाए और ये काम चलता जाए और बढ़ता जाए। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है, यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस से मुराद ये है, जो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे रहा था, यूरेनियम यानी फ्यूल जिसकी मदद से हम फिशन करवाना चाहते हैं, यूरेनियम का या फ्यूल का वो वाला मैस जिसमें 3 न्यूट्रॉन्स की मदद से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करे और बाकी न्यूट्रॉन्स को हम ज़ाया करवा दें, दिस मैस इज कॉल्ड क्रिटिकल मैस। और इस यूरेनियम के या फ्यूल के सैंपल को, इसके वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी मैस ऑफ दैट फ्यूल इज कॉल्ड क्रिटिकल मैस एंड वॉल्यूम ऑफ दैट फ्यूल इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये था फिशन चेन रिएक्शन के बारे में सारा कुछ। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फर्दर एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन के लिए यूज करें, जिसे मैंने कहा था कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, ऐसा कंट्रोल चेन रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 3 न्यूट्रॉन्स में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन के लिए यूज करते हैं और बाकी के जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको किसी और मीडियम में एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। और मैंने आज जैसे पहले आपको बताया था कि यूजुअली बोरॉन या कैडमियम के रॉड्स होते हैं जिनके अंदर हम ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, क्योंकि बोरॉन और कैडमियम जो है, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये काफ़ी सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बगैर अनस्टेबल हुए। यानी ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन कोई न्यूक्लियर रिएक्शन, अपना ही कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको फिशन रिएक्शन और फिशन चेन रिएक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।